Hi guys, good morning. Good morning, sir. Chalo. So we were discussing one very interesting chapter that was theory of demand. So theory of demand में बहुत आगे आज गए थे हम लोग और बहुत नहीं सर कुछ स्टार्ट ही किए थे. तो चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं. हम लोग बात कर रहे थे डिमांड को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हम लोग. क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, ऐसे डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं. और डिमांड कैसे क्रिएट होती है. It is created by number one, there should be desire, ability to pay and willingness to pay. ये सब जब होगा तब जाके हम लोग क्या कहेंगे कि सर डिमांड क्रिएट होगी. बट इन सारी बातों को भले ही ध्यान में रखें, फिर भी कभी कभी डिमांड नहीं होती है. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से डिमांड अपनी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है. सो व्हाट आर दोस फैक्टर्स जिसके वजह से डिमांड अपनी इन्फ्लुएंस होती है. नंबर वन वी टॉक अबाउट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, income of the consumer, habits, taste and preferences, climatic condition, population. यहां तक पहुंचे थे हम लोग. और फिर अपनी कुछ तकनीकी असुविधाओं के वजह से हम लोग पॉपुलेशन पे यही रुक गए थे. बोलो हाँ या ना. साइज ऑफ द पॉपुलेशन हम लोग ने डिस्कस कर लिया था. अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की. जब हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, चलो मैं पढ़ाऊं ना, बोलो ना कुछ. यस सर. सो जब दोस्तों हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में दो चीजें आती है. एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज, एंड दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट सेक्स. एज की जब बात करते हैं तो एज ग्रुप की यहां पे बात होती है. जैसे कि एज ग्रुप में हम लोग कहते हैं कि भाई देयर आर न्यू बॉर्न बेबीज, बराबर के नहीं, या तो फिर टॉडलर्स, फिर एडल्ट्स, एंड देन वी टॉक अबाउट इज द ओल्ड पीपल. उसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है. अब बच्चे हैं तो खिलौनों की डिमांड होगी, बच्चे हैं तो बेबी शैम्पूज, बेबी सोप्स, इसकी डिमांड होगी, डायपर्स की डिमांड होगी. तो ये बच्चों की बात होगी. एडल्ट जब अपन लोग की बात करें तो कार, बाइक, इस सब की डिमांड होगी. तो अच्छे एजुकेशन सिस्टम की डिमांड होगी. बट यही अगर हम लोग ओल्ड एज की बात करें तो वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स, गुड मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, इन सब की डिमांड होगी. तो उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या हो रहा है कि एज के हिसाब से वो चीजों की डिमांड होगी. देन वी टॉक अबाउट इज द सेक्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट मेल एंड फीमेल. सो मेल एंड फीमेल के हिसाब से भी क्या होगा, चीजों की डिमांड अलग अलग होगी. अब जब हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करें कि जूतों की बात करें, शूज, चप्पल, स्लीपर्स की बात करें, तो लड़कियों को अगर देखा जाए तो भाई इंडियन ड्रेस पे चप्पल अलग, वेस्टर्न ड्रेस पे चप्पल अलग. सही बात है. फिर ड्रेस के हिसाब से मैचिंग जूते चप्पल चाहिए, घर के चप्पल अलग, बाहर के चप्पल अलग, जिम के अलग. सही बात है ना एकदम. यस सर. मतलब उसके हिसाब से मतलब इंडियन, वेस्टर्न, फिर क्या अलग अलग हिसाब से अलग अलग चप्पल होगी. बट भाई अगर लड़कों की बात करें तो भाई चाहे इंडियन हो, वेस्टर्न हो, ट्रेडिशनल हो, कॉलेज हो, जिम हो, वन फॉर ऑल. तो डिमांड किसके वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है, आप समझ रहे बात को. ना कोई मैचिंग का टेंशन, समझ रहे, ना कौन सा ओकेजन का टेंशन, सब सबके लिए सेम एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है सर जिंदगी में. सो इसके हिसाब से डिमांड क्या हो जाती है मालिक, डिमांड इन्फ्लुएंस होती है. करेक्ट है एकदम. यस. सो ऐसी बात हो गई. फिर उसके बाद आगे बढ़ते, नेक्स्ट और क्या पॉइंट आता है. अभी हम बात करेंगे अगला पॉइंट जो है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एफ जी. सो यहां पे बात हो रही है लेवल ऑफ व्हाट, नेशनल इनकम. किसकी बात हो रही है, लेवल ऑफ व्हाट, नेशनल इनकम. अब देखो ये लेवल ऑफ नेशनल इनकम की जब बात करते हैं ना मालिक, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं एट मैक्रो लेवल. जैसे हम लोग ने बात करी थी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये जो पॉइंट है सर, ये हमने बात करी थी एट व्हाट, माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे बात करी थी कि मेरे अकेले की इनकम, उसके हिसाब से मेरी इंडिविजुअल की डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. बट अब जब हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो सर हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, जीडीपी, हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम, उसके हिसाब से. तो अगर कंट्री का जीडीपी बढ़ता है तो कंट्री की डिमांड बढ़ेगी. कंट्री का जीडीपी अगर कम है, कंट्री का नेशनल इनकम कम है, तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम होगी. सही बात है एकदम. यस सर. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज क्रेडिट फैसिलिटी एंड
इंटरेस्ट रेट के बारे में। किसकी बात करेंगे? क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में। ये कैसे डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, आइए समझते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन मिलना, उधार, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, क्रेडिट, उधार। तो अगर क्रेडिट मिल रहा है ना सर, तो डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो डिमांड इन्फ्लुएंस नहीं होगी। आज के तारीख में आप समझिए बात को, लोगों को बहुत कुछ चीजें खरीदनी होती है। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, लोगों को घर खरीदना है, लोगों को गाड़ी खरीदनी है। तो आप समझने की कोशिश करो भाई, ये चीजें जो आती है ना, एक घर खरीदना है तो आज के तारीख में एक सिंपल 2 BHK फ्लैट अगर आपको खरीदना है तो भाई 60-70 लाख रुपए के नीचे नहीं आता। और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे लोकेलिटी में बहुत अच्छी एम्यूनिटीज के साथ देखेंगे तो वो 1.5 करोड़ के नीचे नहीं आएगा। अगर गाड़ी की बात करें तो कम से कम एक बेसिक गाड़ी 6-8 लाख रुपए तक की आती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इंसान को अगर गाड़ी लेनी है, 8 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, 8 लाख भैया लाए कहां से? एक सैलरीड पर्सन या एक कोई फैमिली बिजनेस भी हो, एक साथ 8 लाख रुपए देना बहुत मुश्किल बात है सर। गाड़ी खरीदने की इच्छा रखते हैं बट 8 लाख रुपए एक साथ कहां से दूंगा मैं? मुझे घर खरीदना है सर बट एक साथ 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीस कहां से लाऊंगा मैं? तो भाई आप समझने की कोशिश करो, अगर आपको क्रेडिट, उधार, लोन अगर मिल जाए तो मुझे बताइए कि क्या आप वो चीजें खरीद सकते हो क्या? बिल्कुल। सो आप समझने की कोशिश करो कि सिंपल सी बात है एकदम, डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड विथ व्हाट? द क्रेडिट फैसिलिटी। अगर लोन अवेलेबल है तो देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू बाय दोज थिंग्स। समझ रहे बात को? अगर लोन मिल रहा है, आज के तारीख में ये छोड़ो सर, आप बहुत दूर गए, घर, गाड़ी, बंगला, मकान की बात करें, बहुत दूर चले गए। सिंपल सी बात है, आज आपको मोबाइल फोन खरीदना है, मोबाइल फोन के लिए भी सर क्रेडिट अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे मोबाइल फोन के लिए भी क्रेडिट अवेलेबल है। आप खरीदिए ना, 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदिए आप। कितने लोग खरीदते? 50-60 हजार रुपए का फोन, 1.5 लाख रुपए का फोन। EMI है सर, 0 इंटरेस्ट EMI। आप इंटरेस्ट पे, 0 इंटरेस्ट EMI पे आप है ना सिर्फ महीने के 2,000 रुपए भरिए, बराबर के नहीं? 10 महीने 50, 12 महीने 50 में 50 नहीं, 2 साल 3 साल आप भरते जाइए 2-2 हजार रुपए महीने के, खत्म, इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको, खत्म हो गई बात। सो अगर आप मुझे बताइए, ऐसे आप 1.5 लाख का फोन लेते क्या? बट अगर उसमें आपको इंटरेस्ट, अगर क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट अगर आपको मिल रहा है तो क्या आप लोग वो खरीद रहे हैं क्या? यस सर। तो क्रेडिट फैसिलिटी इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। और सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ना बच्चा, इंटरेस्ट रेट भी बहुत मैटर करता है। आप समझिए, देखो यहां पे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्रेडिट फैसिलिटी की जब बात करते हैं, अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर क्रेडिट फैसिलिटी अगर ये नॉट अवेलेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट ऑल्सो प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। अब आप अगर लोन लेते हो तो जाहिर सी बात है आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा ना। उधार लिया है तो भैया इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप समझिए, अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम है, जैसे 0% इंटरेस्ट, आपको बोला जाए कि भाई 1.5 लाख रुपए की चीज ले, उधारी पे ले, तेरे को 1 रुपया इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं, बराबर के नहीं? बस तू 2-2 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए करके तो क्या कर ले तू EMI भरते जा, इंटरेस्ट मत भर। कोई भी इंसान क्या बोलेगा? बेस्ट है यार, खरीद लेते, 2,000 रुपए महीने का क्या ही बुरा है, हाथ में 1.5 लाख रुपए की चीज है भाई। तुम समझ रहे बात को? बेस्ट है एकदम। तो आपको किडनी बेचने की जरूरत नहीं। समझ रहे बात को? डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट यही अगर अपन बात करें कि इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, लोग क्या सोचेंगे? भाई ब्याज का को भरू में, इंटरेस्ट महंगा है ना ये भाई, बहुत पैसा जा रहा। मतलब 1.5 लाख का फोन इंटरेस्ट भरते भरते इट कैन गो अप टू 2 लाख रुपीज। डजंट मेक सेंस। सो इस वजह से क्या हो जाएगी? डिमांड आपकी कम हो जाएगी। क्लियर एकदम बात? तो ऐसी बात है। क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, क्लियर है एकदम बात? यस सर। इसी के साथ दोस्तों और बहुत सारी चीजें जो है ये डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो तो आप बहुत सारी चीजों की डिमांड करोगे, बुक्स की डिमांड करोगे, बराबर के नहीं? और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसकी डिमांड करोगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसके हिसाब से चीजों की डिमांड करोगे आप। तो आप समझने की कोशिश करो, ऐसे अगर हम लोग लिस्ट देखते जाए, एडवर्टीजमेंट की बात करें, एडवर्टीजमेंट से आप डिमांड आपकी इन्फ्लुएंस होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। मतलब जैसे शाम में थके आ रहे, आप जब स्कूल से घर आते थे,
टीवी पे ऐड देखते थे, मैगी मैगी मैगी, मम्मा लगी पूछती थी बेटा क्या खाएगा, इमीडिएटली आपने अभी ऐड देखा है किसका, मैगी का, इमीडिएटली विल डिमांड फॉर व्हाट, मैगी। ऐसी कुछ चीजें है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर डिमांड। यहां तक कोई क्वेरी, डिफिकल्टी, आगे बढ़ सकते हैं यहां से? यस सर। ये सारी चीजें होने के बाद चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और अब हम बात करेंगे अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। किसकी बात करेंगे सर अभी? अब चर्चा होगी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अब सबसे पहले सवाल यह आता है कि सर व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाई नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिमांड? सर हमें तो नहीं आया, आपने ही बोल दिया ऐसे, हमें थोड़ी सवाल आते हैं ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड एंड नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। प्रिंसिपल भी तो लिख सकते हैं ना, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड। सर व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड? तो आप समझने की कोशिश करो, जब वर्ड प्रिंसिपल यूज होता है ना, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है इट विल बी ट्रू इन ऑल द सिचुएशन, इट इज द रूल, इट इज द प्रिंसिपल, ऐसा होना करके, दैट इज द प्रिंसिपल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ, सो लॉ का मतलब होता है मालिक, इट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। क्या बोलते हैं जब लॉ बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? इट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। इफ दीज अजम्पशंस होल्ड गुड, समझ रहे बात को? इफ दीज अजम्पशंस होल्ड गुड, देन ओनली दैट लॉ विल अप्लाई। ये अजम्पशन नहीं तो वो लॉ भी नहीं, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज लॉ। आई बात समझ में आपको? सो जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? यहां पे वो बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। समझ में आई बात आपको? ये अजम्पशन है, बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, समझ रहे? कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोलता है कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट राइजेस। आई बात समझ में आपको? सूरज कौन है देख रहे? सो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट क्या हुआ? प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड एज द प्राइस फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। क्या कह रहा है? बट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा बच्चा, बोलना पड़ेगा कुछ आपको, बोलना पड़ेगा आपको। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्या बोल रहे वो? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब ओनली प्राइस इज अलाउड टू चेंज। हां, क्या बोला? ओनली प्राइस इज अलाउड टू चेंज, बाकी सब कांस्टेंट। ऐसा एमसीक्यू भी आएगा, ऐसा एमसीक्यू भी आएगा। इन लॉ ऑफ डिमांड ऑल आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस चेंज होगा तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा उसकी बात होगी, बाकी सारी चीजें इट विल बी अज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट। कोई क्वेरी, डिफिकल्टी इसके अंदर? बोलो ना कुछ। यस सर। अब समझो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट में मतलब क्या? क्लाइमेटिक कंडीशन सेम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज सेम, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम, क्रेडिट फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट सेम, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन सेम, क्या बोलते हैं उसको, साइज ऑफ पॉपुलेशन सेम, इनकम ऑफ कंज्यूमर सेम, सब कुछ चीजें सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? प्राइस। क्लियर एकदम? यस सर। क्लियर एकदम? यस सर। द लॉ ऑफ डिमांड, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, द लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। वापस से बोलता हूं, लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। कौन कौन बोल रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी? हाथ ऊपर। कौन कौन बोल रहा है क्वांटिटी एंड प्राइस? कौन कौन बोल रहा है सर ए या तो बी? वेरी गुड। कौन कौन बोल रहा है सर ए एंड बी बोथ दोनों सेम ही है ना उधर कोई? हाँ, ओके। देखो सब पर चारे ऑप्शंस के लिए बच्चे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप समझिए, लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट?
प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस नहीं, इधर ए और बी का सवाल ही नहीं आता। फिर सर आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर, वाई सर? क्योंकि आप समझिए प्राइस के वजह से क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है या क्वांटिटी के वजह से प्राइस अफेक्ट हो रही है? हाँ, सो दैट इज द रिलेशनशिप वी आर सीइंग इन लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस चेंज हो रही है तो उसका इंपैक्ट क्वांटिटी पे कितना आ रहा है वो देखना है। समझ रहे बात को? अरे बोलो ना कुछ। यस सर, सो दैट इज द relationship between price and quantity, and this establishes which type of relationship? An inverse relationship. Very good. So this is what, my dear friends, is as simple as that law of demand. Clear ekdam baat? So law of demand states that other things being constant, as the price of the commodity rises, the quantity demanded falls, and vice versa, having what? An inverse relationship between the price and the quantity demanded. Clear एकदम? Yes sir. इसमें क्या होता है ना, अपने अल्फ्रेड मार्शल भैया, ए मार्शल साहब भी आके है ना लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ है ना ज्ञान देते हैं। मार्शल साहब क्या बोलते हैं मालूम है आपको? मार्शल साहब बोलता है कि देखो भाई, अगर आपको ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम करो वरना रहने दो। क्या बोल रहा है मार्शल? मार्शल क्या बोल रहा है? इफ यू वांट टू सेल मोर, क्या बोल रहा मार्शल? इफ यू वांट टू सेल मोर यू रिड्यूस द प्राइस, अदरवाइज योर क्वांटिटी सोल्ड वुड बी व्हाट? रिड्यूस्ड। हमने कहा ठीक है, यही अल्फ्रेड मार्शल को लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करना था। क्लियर है एकदम? यस सर। सो आपको एग्जाम में भी आएगा कि लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो डिफाइंड बाय, तो ध्यान में रखना अल्फ्रेड मार्शल, ये इसका नाम आएगा। क्लियर है एकदम? यस सर। ओके, अब इसके बाद सर सारी डिमांड की बातें कर लेते हैं। अभी लॉ ऑफ डिमांड की सारी बातें कर लेते हैं इसके अंदर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? डिमांड शेड्यूल के बारे में। किसकी बात करेंगे मालिक? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में दो चीजें आती है, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा हम बात करते हैं अबाउट मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक किसकी बात करें? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड दूसरा हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब एक अकेले व्यक्ति को पूछेंगे कि इस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे, उसको बोलेंगे अपन क्या? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अकेले व्यक्ति को पूछने का कि इस प्राइस पे तुम कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे, उसको पूछा 10 रुपए में कितना, तो वो बोलता है 2। फिर उसको पूछेंगे भाई 5 रुपए में कितना, तो वो बोलता है 5। 1 रुपए में कितना, तो वो बोलता है 10। भाई एक अकेले व्यक्ति को पूछिए ना आप कि उस प्राइस पे कितनी कितनी डिमांड करेगा, उस चीज को अपन क्या बोल देंगे? बोलो तो सही, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बट यही जब अपन मार्केट में सारे लोगों से पूछेंगे, जितने भी लोग हैं ना मार्केट में, सबसे पूछेंगे कि भाई इस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे, और जब उन सबका टोटल डिमांड जो अपने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? मार्केट डिमांड शेड्यूल। कितना आसान है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या है? अकेले व्यक्ति को पूछो। मार्केट डिमांड मतलब क्या? मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सबको पूछो। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो यहां पे जैसे यही अपन लिखते हैं 10, 5, 1, ये बोलता है सर 10 में मैं 3 करेगा, 5 में मैं 6 करेगा, और 1 रुपए में मैं सर 12 करेगा। ये बोलता है सर मैं 10 रुपए पे मैं 2 करेगा, यहां पे 5 करूंगा, यहां पे 10 करूंगा। ये बोलता है सर 10 में 1, 5 में 2 और 1 में 3। समझा गया? तो ऐसा टोटल कितना आ जाएगा? 6। फिर उसके बाद 7 + 6 = 15। 15 ना रे 6 13 सॉरी, ठीक है। एंड लास्ट में 25। सो ये प्राइस पे ये टोटल डिमांड होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है एकदम? कोई क्वेरी, डिफिकल्टी? इजी है। अब डिमांड शेड्यूल के बाद अब आते हैं हम लोग किधर? डिमांड कर्व पे। अब इसी को जब हम लोग दोस्तों प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो हमें 2 डिमांड कर्व मिलेंगे। कौन सा? एक इंडिविजुअल, बोलो,
इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दूसरा होगा मार्केट डिमांड कर्व। सही है ना एकदम? यस सर। तो इसको जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो यहां पे एक्स एक्सिस पे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस। क्लियर एकदम? और फिर जब इसको प्लॉट करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा। सो इसीलिए अपना जो डिमांड कर्व होगा वो ऐसा होगा। सही है ना? सो डिमांड कर्व कैसा है? यही जो ऊपर के जो शेड्यूल्स है उसके हिसाब से जब डिमांड कर्व प्लॉट करेंगे तो ऐसा अपने को कर्व मिलेगा। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दिस विल बी कॉल्ड एज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोनों वैसे ही होंगे। इट इज व्हाट? अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई क्वेरी डिफिकल्टी? आसान है एकदम? यस सर। सो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व ये रहा आपके सामने। कोई क्वेरी डिफिकल्टी? आसान है एकदम? यस सर, बेस्ट है। यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बोलो ना कुछ। यस। फिर तीसरा पॉइंट, डिमांड के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो यहां पे हम बात करते हैं अबाउट रैशनल ए ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। द नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज रैशनल ए ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आप ये पूछेंगे सर ये रैशनल ए का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रैशनल ए? सो रैशनल ए मतलब आप बोल सकते हो रीजन, रैशनल ए मतलब आप बोल सकते हो लॉजिक, कि भाई आखिर जो ये लॉ ऑफ डिमांड है ये काम करता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? क्यों भाई प्राइस आखिर कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है? क्यों भाई अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी? आखिर ऐसा क्या है सर कि जिसके वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? आखिर क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर बताओ तो सही। बता रहा हूं भाई, रिलैक्स। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं रैशनल ए में, इट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको अभी हम पेंडिंग रखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब अपन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे उस समय पे आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझेगा, उस समय पे लॉ ऑफ डिमांड का क्यों ये बेस है ये आपको समझेगा। तो अभी इसको पेंडिंग रखते हैं। पक्का प्रॉमिस, कसम से बता रहा हूं, बाद में आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है? ओके, गुस्सा मत करो रे, सच्ची समझाऊंगा। ओके, सेकेंड, now we talk about, after law of diminishing marginal utility, second point we talk about is price effect। और प्राइस इफेक्ट में दोस्तों इसके दो बच्चे हैं। एक अपन बात करते हैं अबाउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दूसरा अपन बात करते हैं अबाउट इनकम इफेक्ट। सो प्राइस इफेक्ट के है बॉस दो बच्चे। प्राइस इफेक्ट के कितने बच्चे? दो बच्चे। एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। आप समझो बात को। लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता मालूम आपको? क्योंकि भाई मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसके वजह से। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता ना तो मिसाल मजाल लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा ही नहीं। काम क्यों कर रहा है वो? क्यों कर रहा है काम? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तुम समझे नहीं? तोड़, सब तोड़ दो। इतना गुस्सा किस बात का? भाई पढ़ा रहा हूं। वो फर्स्ट पॉइंट पेंडिंग है मतलब भाई वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा, पैसा वसूल होगा तेरा।
सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जब बात करते हैं, सो समझने की कोशिश करो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, टी एंड कॉफी। आज जो है ना, टी की प्राइस कम हो गई तो टी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कौन से लोग आ रहे हैं? कॉफी के लोग आ रहे हैं। और टी की प्राइस अगर आप बढ़ा दोगे ना तो टी की डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, वो जाएंगे खरीदेंगे किस चीज को? कॉफी को। भाई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, इसके लिए इतने तेवर दिखा रहे हो लोग। समझ रहे बात को? बताओ अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो प्राइस वो बढ़ाता भी तो भी डिमांड कम होती क्या? ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने के वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। समझ रहे बात को? अरे बोलो ना कुछ। यस सर। इनकम इफेक्ट की बात करते हैं। इनकम इफेक्ट मतलब आप समझो, देयर इज अ रियल इनकम इफेक्ट। सही में इनकम पे इफेक्ट आता भाई। इनकम चेंज नहीं होती बट इनकम पे इफेक्ट आता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो, आज मेरे पास 100 रुपए है। आज मेरे पास 100 रुपए है और मान के चलो मुझे ये जो बैटरी खरीदनी है, मुझे ये मैं बैटरी खरीद रहा हूं, ठीक है। और ये बैटरी का प्राइस जो है, ये देखो मेरे पास इनकम जो है ये 100 रुपीज है। इस बैटरी की प्राइस भी ₹100 है, तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूं? 1। तो मेरे पास, मुझे बताओ यहां पे बैलेंस कितना बचा? 0। मेरे पास एक बैटरी है, बोलो यस और नो। मेरे पास अब 100 रुपए नहीं रहे, क्योंकि इस बैटरी को खरीदने के लिए मैंने 100 रुपए दे दिया। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब मान के चलो मेरा इनकम 100 रुपीज इच है, बट इस बैटरी का प्राइस हो गया ₹50। ₹50 बराबर के नहीं? मुझे बताओ, क्वांटिटी मैंने अगर एक खरीद ली तो भी क्या मेरे पास अब पैसा बचता है क्या? पहले वाले सिचुएशन में और अभी वाले सिचुएशन में क्या अंतर है, जरा आप बताएंगे? प्राइस कम हो गई सेकेंड सिचुएशन में, उस वजह से आज मेरे पास एक बैटरी भी है और 50 रुपए भी बचे। इट इज एज इफ मेरी सही में इनकम बढ़ गई है। ऐसा फील हो रहा ना मेरे को? पहले क्या था, एक बैटरी थी बट हाथ में पैसे नहीं थे। आज प्राइस कम होने के वजह से क्या हुआ, एक बैटरी भी है और हाथ में 50 रुपए भी है। अब इस बैलेंस से मुझे बताइए, क्या मैं यहां पे और एक एक्स्ट्रा बैटरी ले सकता हूं क्या? तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा ना मेरा। लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट्स एन इफेक्ट ऑन योर इनकम। आई बात समझ में? अगर प्राइस कम हो गई तो इनकम पे इफेक्ट आएगा, इनकम पे इफेक्ट आएगा तो उसी और पैसे से और आप क्वांटिटी खरीद सकते हो। क्लियर है एकदम? यस सर। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। समझ में आया दोस्तों? सो फर्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या बोला अपन ने? प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के दो बच्चे कौन से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो लॉ ऑफ डिमांड काहे का काम करता? कुछ करता ही नहीं काम। समझा गया बात को? यस सर। उसके बाद थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस, या कहेंगे मल्टीपल यूजेस। वो कमोडिटी का, उस प्रोडक्ट का अगर मल्टीपल यूज है, नंबर ऑफ यूजेस अगर उसके ज्यादा है, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। भाई एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मिल्क। पता है आपको मिल्क? अरे कितनी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी। आप समझो ना, मिल्क से क्या क्या बनता। सबसे पहले चलो स्टेप बाय स्टेप। एक तो पहले, सबसे पहले मिल्क यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, टी, कॉफी, पनीर, कर्ड, मलाई, घी, चीज, स्वीट्स, आइसक्रीम, कितनी सारी चीजें बन रही है सर। बराबर के नहीं? मिल्क कितनी भारी चीज है ये। अब आप समझिए बात को, जब इसकी प्राइस लेटस से 50 रुपीज अ लीटर है,
तो मम्मा क्या बोलती है पापा को कि बॉस सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर ही लेके आओ, बच्चे को 1 गिलास दूध पिलाएंगे, हम अपना चाय कॉफी पी लेंगे, खत्म हो गई बात, और काय को लेके आने का ना, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिन का 50 रुपए लीटर का खर्चा, अगर मान लो 1 लीटर भी बहुत कम हो रहा है आपको, तो लेट अस से 2 लीटर, दिन का 100 रुपए, दिन का. क्या हुआ? वाह, वेरी गुड, फ्रेश हो गई तो एकदम, नींद उड़ गई. सो आप समझने की कोशिश कीजिए, दिन का 100 रुपए मतलब महीने के कितने हो गए? 3000 रुपीज ओनली. इट इज गॉन फॉर व्हाट? मिल्क. अरे बहुत एक्सपेंसिव है भाई, तुम समझ रहे क्या बात को? 50 रुपीज अ लीटर, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. एक्चुअली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मजाक नहीं कर रहा हूं. बट अब आप समझिए बात को, ये 50 रुपए लीटर में 2 लीटर आता आपका. अब मान लो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि मित्रों आज रात 12 बजे से, 8 नहीं, आज 12 बजे से नेक्स्ट डे मिल्क विल बी 25 रुपीज अ लीटर, 25 रुपए लीटर होगा. अब मुझे बताइए मम्मी पापा को क्या बोलेगी? सिर्फ 2 लीटर लेके आओ या ज्यादा लेके आओ? ज्यादा. पापा पूछेंगे कि क्या करेंगे, मतलब मम्मी बोल रही है कि अभी ना एक काम करो यार, आप 4 लीटर लेके आओ, 4 लीटर लेके आओ. पापा बोल रहे हैं तो क्या एडी हो गई क्या, इतना क्या करेगी दूध का? तो मम्मी क्या बोलेगी? आप रहने दो, आप बस लेके आओ. अभी पहले अपन क्या, सिर्फ उसको दूध पीने के लिए, चाय कॉफी के लिए, बट अब मम्मी क्या बोलेगी? अरे इसके मल्टीपल यूज है ना भाई. अरे अब इसको आप पनीर बनाएंगे, घर का घी बनाएंगे, बराबर स्वीट्स के लिए यूज करेंगे, मिल्क शेक, मम्मी आपको मिल्क शेक पिलाएंगी. आप समझने की कोशिश कर रहे हैं बात को, क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस है ना, तो यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो यूज हो जाएगा. अरे तो सस्ता है ना, अभी लेके आओ ज्यादा, कहीं ना कहीं इसको यूज कर लेंगे. इसके लिए इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि मल्टीपल यूजेस है. अब बताइए अगर सिंगल यूज होता, बताइए सिंगल यूज होता तो क्या होता? प्राइस कम भी होती तो भी हम लोग क्वांटिटी उतनी ही रखते, क्योंकि एक्स्ट्रा लाके करे भी क्या, कुछ और फायदा भी तो नहीं है उसका. समझ रहे? इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड काम करता है. क्लियर एकदम, बिकॉज ऑफ मल्टीपल यूजेस. बेस्ट है. आगे लास्ट पॉइंट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स. अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, जब प्राइस गिर जाती है ना, देखो पहले तो जब प्रोडक्ट महंगा होता है तो अपन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स एक्सपेंसिव, नहीं खरीदने का मेरे को. बट जब प्राइस कम हो जाती है ना, तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब उनके भी वो परचेसिंग कैपेसिटी के रेंज में आ गया ना, वो लोग भी आप खरीद सकते हैं ना, तो वो नए ग्राहक भी जुड़ जाते हैं. और वो नए ग्राहक आने के वजह से ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. इतना आसान है. वापस से बोलूं एक बार, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, जब प्रोडक्ट महंगा होता है तो कुछ लोग बाहर रहते हैं, वो बोलते हैं हम नहीं खरीद सकते इसको सर, नहीं खरीद सकते क्योंकि इट इज वेरी एक्सपेंसिव. बट जब उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट्स आ जाते हैं, उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है मालिक? जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज वो प्रोडक्ट उनके भी कवरेज क्षेत्र में आ जाता है. दे कैन ऑल्सो अफोर्ड इट, एंड फिर वो नए कंज्यूमर्स आ जाते हैं सर, एंड उसके वजह से डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. सो दैट इज वाई द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट. समझा क्या बात को? बोलो आया ना? यस सर. चलिए आगे बढ़ सकते हैं यहां से. सो ये बात हो गई कि व्हाट इज द रैशनल और लॉजिक बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. सो कौन से 4 बातें हमने पढ़ी, जिसमें का एक पॉइंट पेंडिंग है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट, उसके अंदर 2 पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. थर्ड पॉइंट हमने बात करी अबाउट अराइवल ऑफ मल्टीपल यूजेस, एंड फोर्थ पॉइंट हमने बात करी अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स. क्लियर एकदम बात? यस सर. अब रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बाद अब हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग, लेट अस कवर एवरीथिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. सो नाउ वी टॉक अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. किसकी बात करेंगे अभी सर? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगी
तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। नॉट ऑलवेज दे से, हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि देर आर सर्टेन कमोडिटीज और देर आर सर्टेन टाइम्स कि जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड को लोग कंप्लाई नहीं करेंगे। आई बात समझ में? लेट अस टॉक अबाउट नंबर 1, कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स, महंगे आर्टिकल्स, महंगे गुड्स। लोगों को लगता है कि जब ये प्रोडक्ट्स अगर मैं मेरे पास रखेगा ना, अपना ना नाम बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा। बहुत मजा आता है एक्सपेंसिव चीजों को खरीदने में, क्योंकि उनको ऐसा फीलिंग आता है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है कि भाई अगर मैं मेरे पास एक्सपेंसिव चीजें रखूंगा ना, लोग मुझे इज्जत देंगे। बराबर के नहीं? नहीं, राज सर उसके लिए नहीं खरीदते राज सर के शौक बड़े हैं, है ना। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स की बात कर रहे हैं। कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब लोगों को लगता है कि अगर ये चीजें होंगी ना मेरे पास, तो भाई लोग ना मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉन्स्पिशियस गुड्स। और मजे की बात क्या है, जब ये चीजों की प्राइस बढ़ती ना, इनको बहुत मजा आता। और यहां पे राज सर की बात करेंगे। राज सर को क्या महंगी चीजें खरीदने का बहुत बड़ा शौक है। वो जब आईफोन लॉन्च किया ना, आईफोन 13 जब आया ना, 1,20,000 का, 1,30,000 का कुछ स्टार्टिंग था उसका। राज लेके क्या फालतू लोग है यार, ये सिर्फ 1,30,000, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ओनली 1,30,000 यार, क्या है यार, मूड ऑफ कर दिया। अब जब इस बार जब आईफोन 14 आया ना, स्टार्टिंग प्राइस 1,50,000, राज सर बोले अब हुई ना बात, अब मजा आया। इनको मजा आता है जब ये चीजें महंगी होती है ना, तब उनको उसको और खरीदने में मजा आता है, क्योंकि उनको लगता है कि जब 4 लोग देखेंगे ना, 4 लोग आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वी डोंट नो हु दे आर बट दे आर ऑलवेज देयर। घर वालों से आपने सुना होगा, ऐसा कर रहा 4 लोग देखेंगे, वैसा कर रहा 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग देखने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले सब होते ही हमेशा 4 लोग, वी डोंट नो हु दे आर बट इट्स ओके। सो आप समझने की कोशिश कीजिए मालिक, 4 लोग जब देखते हैं ना भाई, अरे भाई अरे महंगी महंगी चीज खरीद रहा है यार, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका स्टेटस प्रेस्टीज बढ़ रहा है। स्नॉब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, बराबर। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज कॉन्स्पिशियस गुड्स। एंड पीपल, दोज पीपल रियली एंजॉय कि जब उसकी कीमतें बढ़ती है ना, दिल को, कलेजे को ठंडक पड़ती है उनके। अब महंगे हो तो भाई बात करो, सस्ता हो तो नहीं लेना, हमको सवाल ही नहीं है। सो जब उसकी प्राइसेस और बढ़ती जाएगी, लोग उसे और खरीदते हैं। आपको पता है क्या, देखो एक बताता हूं बस ऐसी, कभी कुछ आपने देखा होगा, नहीं हो देखा होगा। ए देखो, ये बैग खरीदे लड़कियों, कैसे ऐसा बदक का जैसा बैग है, देखो डक, बहुत सस्ता है ये। अरे एड़ा है क्या तू, 5,35,712 रुपए का बैग है सिर्फ, कैसा है, एकदम भारी वाला। डिलीवरी अलग से दे रहा क्या हो? 3,000, 3,500 का तो डिलीवरी चार्ज, ओनली 3,600 इज द डिलीवरी चार्ज। अरे बैग का कॉस्ट देखो तो सही, क्या। अरे तुम सोचते होंगे कि कौन पागल होगा कि जो 5.5 लाख रुपए का बैग खरीदेगा। अरे दुनिया में है ऐसे लोग पागल, इसको बोलते कॉन्स्पिशियस गुड्स। अरे भाई तुम समझ रहे क्या? हाँ, तेरे को लगता कि अगर मैं गिफ्ट करने की इतनी हैसियत रखता तो मैं आज क्लास में होता? सोच समझ के बात है ना, आप समझिए बात को भाई। ये देखो, ये छोटू सा बैग, इसमें क्या फिट होगा पता नहीं, बट इट इज ओनली 1,87,000। चलो एक काम करते हैं अभी, और मजा आ रहा सर, थोड़ा और कुछ महंगी चीजें दिखाओ ना सर। इसका समझ आता? क्या समझ आता? पागल है क्या?
अरे तू एड़ा है क्या? ये घड़ी है, देखे देखे ऐसे घड़ी है, ओरिजिनल नट बोल्ट लगा है, ओरिजिनल नट बोल्ट। डिलीवरी फ्री दे रहा है, अच्छी बात है। ओनली 35 लाख रुपीस ले सकते, फ्री डिलीवरी है ना। कितना? ओनली 35 लाख रुपए भाई, विषय है क्या? ये वाली घड़ी देखो, $72 लाख ओनली। अरे तुम देखते जाओ, 72 लाख, 12 लाख, 15 लाख प्लस टैक्स, ठीक है। कैसा एकदम बारीक है नहीं। आप ये सोचो कि कौन होगा ऐसे जो खरीदने जा रहा है। एक बार हुआ था ऐसे, घड़ी खरीदने गया था, ऐसे सोचा था कि थोड़ा ऐसे कुछ देखते, घड़ी खरीदते, तो शोरूम में अपने को प्राइस का आइडिया नहीं था, गया रोलेक्स का देखा, वो बोला ये वाली, मैं बोला ये वाली घड़ी चाहिए। बस कैटलॉग में देख के, प्राइस नहीं लिखते वो लोग कैटलॉग में, वो प्राइस नहीं था, मस्त ऐसे गोल्डन कलर की घड़ी थी, बढ़िया सी थी एकदम रोलेक्स की। तो मैंने बोला कि ये लेंगे अपन घड़ी, ठीक है। अपन क्या सोचे कि होंगी 20,000, 25,000, 30,000 तक की ले लेंगे भाई, क्या है उसमें, इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा 50,000 की घड़ी ले लेंगे उसमें। बोला ये फुल टशन में गए, ये वाली घड़ी चाहिए अपने को। वो बोलता सर इट इज मेड टू ऑर्डर, मेड टू ऑर्डर घड़ी है। मैं बोला अच्छा कितने का है, ऑर्डर दे देंगे, उसमें क्या है, कितने का है? बोले सर इट इज ओनली 55 लाख प्लस टैक्सेस। फिर अपन ने बोला, फिर इसमें पूछा क्या है, इसमें क्या है, हीरे मोती लगे क्या, सोना है क्या इसके अंदर? बोले यस सर। बोले एक्चुअली हाँ बोला बे, मैं उसको बोला सोना है क्या इसके अंदर? बोला हाँ सर सोना है इसके अंदर। अच्छा, फिर मैंने उसको पूछा कितना टाइम लगेगा? अरे मेरे को बोलने देना। वो मैं पूछा उसको कितना टाइम लगेगा डिलीवरी के लिए? वो बोला सर 1 हफ्ता लगेगा। मैं बोला अरे यार ने मूड ऑफ कर दिया, मेरे को कल के कल चाहिए था यार, जान दे मेरे को नहीं खरीदने का। नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव, है ना। अब उसको बोल दिया भाई अच्छा, अरे मेरे को कल के कल चाहिए था यार, बट अभी छोड़ना यार, तू नहीं दे रहा, जान दे दूसरा अपना दिखा, कोई अपना फॉसिल का टी शर्ट का वगैरह दिखा 10-15 हजार। तो ऐसे मतलब आप समझिए कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो खरीदते हैं इतनी महंगी महंगी चीजें। अरे वो एक और चीज, बस ऐसे मजा आ रहा है आपको तो, नहीं रे रोल्स रॉयस तो मतलब वो अलग विषय है, वो उसका ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो कौन से थे वो, अरे वो क्या नाम था वो एक ऐसा, अरे वो ये वाला और अच्छा बता था, एक्सपेंसिव, अरे ये बताता हूँ, देखो ये बीच में भी आया था, ये देखो एक कोई तो भी ब्रांड था उन्होंने, बैलेंसिया, अरे ट्रैश बैग किधर गया, ये अलग ही ट्रैश दिखा रहा है। हाँ ये रहा, तुम देखो सब लोग, मजा आएगा आपको। ये ट्रैश बैग है, ये जो दिख रहा है क्या आपको, ये हाँ ये देखो भैया के हाथ में ये दिख रहा है क्या, कितने का है ये? $1,790 का एक कचरे का बैग। अब आप पूछेंगे $1,790 मतलब कितना? 82 से मल्टीप्लाई करो उसको, 1,43,000, 46,000। भाई 1.5 लाख रुपए का कचरे का बैग है, 1.5 लाख रुपए का कचरे, इसमें कचरा डालना है आपको, कचरा, बताओ। और लोग खरीदते भी है, अरे लोग खरीदते भी है। चलो एक काम करता हूं मैं, आपको और देखना है आपको, इसी का लास्ट है ये अभी, ये डिस्ट्रॉयड शूज, शॉपिंग में जाते खरीदेंगे, बताएंगे उसको अपन, नहीं ये बोल रहा हैसियत के बारे बोल रहा हूं।
चलो ठीक है, देखो ये शूज दिख रहे हैं आपको, ये बेस्ट है एकदम, चलो ना खरीदते हैं इसको। ये वाले शूज कैसे दिख रहे हैं इधर, भारी है क्या? खरीदना है ये शूज, स्नीकर्स खरीदेंगे ना? अरे बहुत सस्ते रे, पागल है क्या? 48,000 रुपीज ओनली, ओनली 48,000 रुपीज। अब जाओ ना घर पे, ये पहन के मम्मा को बोलो देखो मम्मा लेके आए नए शूज, 48,000। और ये देखो, ये ऐसे डिस्ट्रॉयड शूज, फुल्ली डिस्ट्रॉयड, ऐसा विजिट। ये देखो ये कितने के जूते हैं, ये जो है ना, ये कितने के जूते हैं? ये 1,42,000। अरे क्या शूज है, पागल है क्या? कितना भारी शूज है, क्या फाड़ा है उसको, खूबसूरती देखिए। Okay, so these are the examples of try to understand conspicuous goods. समझ रहे बात को? तो ये नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, आपको ऐसे पता नहीं होता ना, तो ऐसे लगता है कि ऐसी चीजें थोड़ी ना होंगी सर, कि महंगी चीजें होंगी और लोग ऐसे खरीदेंगे इसको। अरे आप समझिए बात को, अगर ये बना रहे हैं तो मतलब इसका कोई ग्राहक है, समझ रहे बात को? सो ये चीजें है मालिक, कॉन्स्पिशियस गुड्स, दीज आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। मजा आ गया सर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज? व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, ऐसे तो वो अपनी जरूरत नहीं है, बट हम लोग उन प्रोडक्ट्स को इतना कंटिन्यूअसली यूज करते हैं कि अब वो अपनी नेसेसिटी जैसे, जरूरत जैसे बन गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूअस यूसेज, दोज गुड्स हैव बिकम व्हाट आर नेसेसिटीज। जैसे आज के तारीख में अपन बात करते हैं, फ्रिज की बात करें, फ्रिज ऐसे नेसेसिटी नहीं है। आप रोज मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल्स लाओ, फ्रेश उसको कट करके यूज करो, और जरूरी नहीं है स्टोर करने की, बराबर है कि नहीं? ठंडा पानी पीना है, मटके में रखो, बराबर के नहीं? अरे बोलो भाई, यस सर। उसको पॉट में रखो, ठंडा पानी मस्त अच्छा, मटके का ठंडा पानी मजा आता है पीने में, जरूरी नहीं है फ्रिज की। बट आज के तारीख में हम लोग फ्रिज को इतना यूज करते हैं कि कभी कभी तो सर पता नहीं, मैं जाता हूं घर में, फ्रिज खोलता हूं, बंद करता हूं, वापस से अपना नॉर्मल, बट पता नहीं चलता कि ये सब क्यों कर रहा हूं, फ्रिज क्यों खोला पता नहीं, बस वो आदत हो गई है सर, बराबर। उसके बाद जैसा भी ये लैपटॉप की बात कर रहा हूं, लैपटॉप भी क्या है? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है मेरी आज। देखो मैं बिना लैपटॉप के भी पढ़ा सकता हूं क्या? यस, पढ़ा सकता हूं। यहां पे व्हाइट बोर्ड लगा देता हूं, जैसे स्कूल में आप पढ़ते थे, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लगा देता हूं, चौक डस्टर लेके आता या मार्कर लेके आता, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मार्कर, और उसके ऊपर पढ़ाता हूं ना मैं आपको, क्या दिक्कत है? पढ़ा सकता हूं ना, पहले पढ़ाता ही था। बट अब क्या हुआ, जब से मैंने लैपटॉप पे पढ़ाना स्टार्ट किया, समझ रहे बात को? जब से लैपटॉप पे पढ़ाना स्टार्ट किया, अब मुझे लैपटॉप पे पढ़ाने में बहुत मजा आता मेरे को। अब अगर जिस दिन मान लो किसी दिन मेरा लैपटॉप अगर खराब हो जाए ना, तो मैं छुट्टी दे देगा, मैं बोलेगा मैं लेक्चर नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि सर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ ना सर, नहीं नहीं, मेरे को इस पे ही मजा आता है, या तो फिर मेरे को नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, समझ रहे बात को? तो लैपटॉप की, फ्रिज की, टेलीविजन सेट्स की, कुकिंग गैस की, एसी, कंडीशनर्स की दिनों दिन प्राइसेस क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। बट फिर भी लोग उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं सर? करते ही जा रहे हैं। आप समझ रहे बात को? क्योंकि आज की तारीख में वो अपनी जरूरत जैसे बन चुकी है वो, बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट यूसेज। दोज गुड्स विच शोज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज विच गुड्स? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। समझ में आई बात आपको? यस सर। उसके बाद मालिक बात करते हैं आखिरी में इस सीरीज में, नेसेसिटीज की बात करते हैं। नेसेसिटीज, यस, नेसेसिटीज एसेंशियल फॉर लिविंग, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, इट इज नेसेसिटी सर। आज खाने की कीमतें कितनी बढ़े? परसों न्यूज में था कि वेजिटेबल प्राइसेस आर गॉन अप बाय 15 to 25%। वेजिटेबल्स महंगे हो गए। फिर भी क्या हुआ? लोग जो वेजिटेबल्स खाने हैं, खरीदने हैं, वो तो खरीदेंगे ही ना, बिकॉज फूड इज एसेंशियल। अरे बोलो सर, यस, शेल्टर। अब आज के तारीख में मकान खरीदना बहुत महंगा हो चुका है, बराबर। बट फिर भी अगर अपनी फैमिली बढ़ रही है और अपने को अगर नया मकान खरीदना है तो खरीदना पड़ेगा ही सर,
ऑप्शन नहीं है उसके लिए. सो दिस बिकम्स व्हाट? नेसेसिटी. सो बिकम्स एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. मेडिसिन, अगर दवाइयां महंगी हो गई है बट फिर भी अगर आपको ठीक होने के लिए अगर आपको वो दवाई लेनी है, कितनी ही महंगी क्यों ना हो, आप वो मेडिसिन को खरीदेंगे. इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो ये बातें हो गई ए बी सी. किसके बारे में सर? कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज एंड नेसेसिटीज. उसके बाद बात करते हैं अबाउट, नहीं पहले सिंपल सिंपल करके लेते हैं. कंज्यूमर्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, या बात मतलब सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए साथ में लिख रहा हूं, स्पेक्युलेटिव गुड्स. दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है. कंज्यूमर्स फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करें, कंज्यूमर्स फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस लिखता हूं. क्या लिखता हूं? कंज्यूमर्स फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं ना. कंज्यूमर्स फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन. अब आप समझिए बात को. आज के तारीख में अगर अपन बात करते हैं लेटर से गोल्ड के बारे में, स्पेकुलेटिव गुड है या प्राइस एक्सपेक्टेशन की बात करो, बात तो एक ही है. आज की तारीख में अगर अपन गोल्ड की बात करें, आज सोने का भाव है 52,000 रुपीज एक तोले का, 10 ग्राम्स 52,000 रुपीज. अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी फेस्टिवल सीजन है, बराबर, नवरात्रि हो गई, दशहरा हो गया, फिर अब दिवाली आएगी, तो लोग जो है ना ये इन ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे गोल्ड की डिमांड करते हैं. वेडिंग सीजन है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी. तो इसके हिसाब से और प्लस और इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो डॉलर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है. डॉलर का प्राइस अगर बढ़ा तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है. डॉलर अगर कम हुआ तो गोल्ड का प्राइस भी कम होता है. तो ऑल दीज फैक्टर्स, कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, आपको दिख रहा है कि गोल्ड 50,000 से 51, 51 से 52, और आगे आप ये भी सोच रहे हो कि इसका प्राइस अभी और बढ़ेगा. दिस इज योर एक्सपेक्टेशन. व्हाट विल यू डू? आप खरीदेंगे उसको. आप गोल्ड को खरीदेंगे कि ये उम्मीद में कि भाई अभी तो सस्ता मिल रहा है, इसकी प्राइसेस फ्यूचर में और बढ़ सकती है. तो भले ही उसकी प्राइसेस अभी भी बढ़ रही है, बढ़ते प्राइसेस में भी आप इसकी डिमांड करेंगे. तुम नहीं समझे, बात को समझो. ये अभी जो है ना, ये आपको दिख रहा है यहां पे कि दिस इज द ट्रेंड, ये ऐसा प्राइस चल रहा है और अभी आप यहां पे हो, बराबर है कि नहीं? आपको लग रहा है कि इस प्राइस पे, इधर इस प्राइस पे क्या होगा? आपको लग रहा है एक्सपेक्टेशन कि भाई गोल्ड का प्राइसेस और आगे ऊपर बढ़ेगा. तो इस स्टेज पे भी आप क्या करोगे? आप डिमांड बढ़ाओगे even when the prices are rising, because you are anticipating, you are expecting that the prices in future will still rise. So even in the rising prices you are demanding more. This is something against law of demand. समझा गया? On the other hand, ऐसा करते हैं ना, ऐसा खेलते हैं सर, अब प्राइसेस जो है ना सर कम हो रही है, बराबर. इस सिचुएशन पे मुझे बताओ, आपको क्या लग रहा है कि सर फ्यूचर में प्राइसेस और क्या हो रही है? कम होगी सर. तो इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? आप इस सिचुएशन पे डिमांड क्या करोगे? कम करोगे. मतलब प्राइस गिर रही है फिर भी आप डिमांड नहीं कर रहे भाई, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस और कम होगी. सो डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड? दैट इज व्हाट इज कंज्यूमर्स फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन. एंड स्पेकुलेटिव गुड्स की अगर बात करें तो यही शेयर्स की बात करें. शेयर्स क्या है? स्पेकुलेटिव गुड्स है. कमोडिटीज क्या है? स्पेकुलेटिव गुड्स है. आपको लगता है कि कोई शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो बढ़ते दाम में भी आप और परचेस करते जाते हो. जब कोई शेयर गिर रहा है तो आप क्या करते हो कि भाई उसका प्राइस गिर रहा है तो भी आप नहीं खरीदते हो, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में ये और गिरेगा. समझे बात को? सो दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट, बोलो, वेरी गुड, दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर एकदम? यस सर. बोलो क्या? हाँ, क्या होगा?
इसीलिए तो उसको एक्सेप्शन में लिखा है ना। हेलो, क्या हुआ? तो अभी आएगा क्लास में? नहीं, मैं मेंटली बात कर रहा हूं, फिजिकली तो तू है कब से। फिर आप समझिए, नेसेसिटी या लॉ ऑफ डिमांड के लिए भी एक्सेप्शन है और इनकम के पर्सपेक्टिव से भी एक्सेप्शन है। इनकम बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी की डिमांड आप बहुत ज्यादा कर लोगे, जितना चाहिए उतना ही करोगे ना। वैसे ही प्राइस अगर भले ही बढ़ेगी तो भी आप डिमांड करोगे ही, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, प्राइस कितनी भी हो डिमांड तो करो। प्रॉब्लम क्या, येड़ा ही करते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट इज एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। किसकी बात कर रहे हैं? एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट? मार्केट कंडीशंस। जब आपको मार्केट के कंडीशंस के बारे में जानकारी नहीं होती है ना, सो यू एंड अप बाइंग एट अ हायर प्राइस। यू एंड अप बाइंग एट अ हायर प्राइस, क्योंकि आपको मार्केट का क्या रेट है, क्या भाव है, आपको आइडिया ही नहीं उसका। एंड जब आपको यह जानकारी नहीं होती है तो आप महंगे में खरीद के आ जाते हो। इसीलिए आपके घर वाले, आपको घर वाले देखो एक्सेप्शन कैसा अच्छे से पढ़ाते हैं। आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि बेटे अगर तुझे कुछ भी चीज खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, हम तुझे पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 जगहों पे पहले उसके रेट के बारे में पूछताछ कर। 4 जगहों पे वो क्या कीमत है उसकी वो चेक कर, फिर खरीद। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 4 जगहों पे पूछते हो तो आपको उसके रेट के बारे में पता चलती है कि मार्केट में इसका क्या रेट है, और फिर जहां पे आपको सस्ते में मिलता है वहां से आप खरीदते हो। आपके पास बार्गेनिंग करने के लिए कुछ एक नॉलेज रहता है कि ओ भैया आप वो बहुत महंगे में दे रहे हो, वहां वो दुकान में तो इतने में मिल रहा है। समझ रहे ना? आप जब 4 जगहों से वो नॉलेज लेते हो तब जाके आप उसको सस्ते में बाय करोगे। बट सोचिए, अगर आपको मार्केट के कंडीशंस के बारे में जानकारी ही नहीं है तो यू विल एंड अप बाइंग एट अ हायर प्राइस। यस और नो? यस सर, मेरे साथ हुआ था ना एक बार ऐसे। मेरे को मम्मी ने बोला जा मार्केट से जाके सब्जियां लेके आ। मैं गया सब्जियां लेने को। अब मेरे को थोड़ी मालूम भिंडी का क्या प्राइस है। भिंडी अपनी फेवरेट है। अपन ने भाई बोला भैया 2 किलो भिंडी दे दो। वो बोला 50 रुपए किलो में दूंगा। मैं बोला नहीं 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 45 रुपीज किलो में दीजिएगा। वो बोला ठीक है लेके जा। घर आके मम्मी को बोला देखो 5 रुपए पर किलो कम कराया। मम्मी बोली कितने में लाया? 45। अरे ये है 20 रुपए किलो में आती। उसने तेरे को 2 किलो का बोला रहेगा, तूने 1 किलो का सुन के डबल पैसे दे के आया होगा तू। कैसा हो गया ये? क्योंकि अपने को नॉलेज ही नहीं है मार्केट कंडीशंस के बारे में। सो यू एंड अप बाइंग एट अ हायर प्राइस। उसके बाद सेकंड क्या होता है, इसी के अंदर वो आगे लिखा हुआ, बट अपन अलग पॉइंट पढ़ेंगे इसको, कि कंज्यूमर बिकम्स व्हाट? इररेशनल। बराबर? या कंज्यूमर क्या करता है? इंपल्सिव परचेस करता है। क्या करता है? इररेशनल होता है या इंपल्सिव परचेस करता है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी किसी इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है। अब जैसे जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने मम्मी को, आप सुपरमार्केट में गए या कहीं कोई मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, ऐसा हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, मैंने तो किए ये चीजें, बखूबी याद है। पता नहीं वो बचपन में ऐसा क्यों किया मैंने, बट शायद आज ये स्टेज पे आके रियलाइज होता है कि वो इसलिए किया ताकि आज एग्जाम्पल दे सकूं। ऐसा लग रहा है भगवान ने तभी बोला कि हर्षद प्रैक्टिकली वो जिंदगी जी ले, तब जाके तुझे अभी कुछ समझ में आए। तो क्या हुआ ना बचपन में, कब आप ये कुछ ऐसे चीजें आपको खरीदनी होती है, इंपल्सिव चीजें लेते हो आप, इररेशनल होते हो। मेरा बर्थडे था, आई वॉज इन कॉलेज अराउंड, आई वॉज इन 12th और सो, कॉलेज में था। उस समय पे नए नए ब्लूटूथ डिवाइसेस आए थे, यू नो ब्लूटूथ डिवाइसेस। ऐसा काफी कूल लगता था, ऐसे वो मूवीज वगैरह में भी दिखाते थे ब्लूटूथ ऐसे टैप करके बात करने का, ऐसा मस्त था एकदम से। तो मेरा बर्थडे था, पापा को बोला मैंने मेरे को बर्थडे गिफ्ट चाहिए, मेरे को ब्लूटूथ डिवाइस लेने का है, ब्लूटूथ हेडसेट लेने का है। पापा मेरे को बहुत समझा रहे, बेटा बहुत महंगा है वो, क्या करेगा? महंगा मतलब कितने का? उस टाइम पे वो 3-4 हज़ार रुपये में था, एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। मैंने बोला नहीं पापा मेरे को खरीदने का है वो,
ऐसा ऐसा। पापा ने बोला बेटा कुछ काम का नहीं, वो कितना यूज करेगा तू, ऐसे भी देखो कितने ही फोन आते हैं, क्या करेगा, क्या यूज है उसका, नहीं लेना। फिर अपने अंदर का वो जो इंपल्सिव रेज एग्रेशन जाग जाता है, वो मना कैसे किया, मेरा बर्थडे है, मैं एक चीज मांग रहा हूं आपसे और आपने मना कर दिया मेरे को, मनाज कैसे किया, नहीं मेरे को चाहिए। तो फिर आई स्टार्टेड थ्रोइंग ऑल द टैंट्रम्स, रोना धोना, बात नहीं करना, ये वो, जाओ मुझे खाना नहीं, ये वो, फालतू की नौटंकी शुरू। आज टुडे व्हेन आई लुक बैक, मतलब आई थिंक ऑफ माई सेल्फ कि हाउ स्टूपिड आई वाज, बट इट्स ओके, आई वांटेड टू गिव दैट एग्जांपल, सो गॉड टोल्ड मी टू डू दैट। नहीं तो मेरी बुद्धि नहीं चलती ना, तो भगवान ने कराया मेरे से सब, मैंने कुछ नहीं किया। तो जिद में आके फिर पापा फाइनली गेव अप, बोले जाने दो, बर्थडे है और फिर क्यों इसका मूड खराब करना, खरीद लो। फुल एकदम ऐसे बाइक पे जाता था, ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस लगा के जाता था, बट फिर क्या हुआ, कॉल तो आते ही नहीं थे, वो फालतू में कान में लगा था, कान दुखने लग गया अभी। और कैसे एक ही कान, अब वो ब्लूटूथ मतलब कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता ना उसको, तो कान दुखने लग गया। फिर गाने भी सुन रहे थे, एक ही कान में गाना बज रहा, उसमें दूसरे कान में गाना ही नहीं बज रहा, क्योंकि है ही नहीं, डिवाइस ही नहीं। स्लोली स्टेडीली ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि भाई उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद सलमान भाई की पिक्चर आई बॉडीगार्ड, उसमें वो भाई पहन रहे ब्लूटूथ, ऐसा फुल एकदम बढ़िया एकदम। फिर अपन कॉलेज में गए और अपने दोस्त अगर बेइज्जती करे तो बाकी कोई भी कर लो, दोस्त बेइज्जती करे तो फिर खलास विषय। अपन वो पहन के गए कॉलेज में, अरे बॉडीगार्ड आया, आई शपथ। अब उसके बाद क्या होना है, अगले दिन से पहनना ही नहीं ना उसको, तो यूज ही नहीं करना उसको। अब 5-10 दिन हो गए, पापा ने पूछा किधर है तेरा वो ब्लूटूथ डिवाइस, कहाँ यूज नहीं कर रहा, नहीं वो चार्जिंग पे है, नहीं है, पापा को समझ में आया अभी यूज नहीं कर रहा। फिर और गालियां पड़ी मेरे को, हम क्या ये रहेगा तेरे को समझाने के लिए ना, ऐसा ऐसा। बट उस टाइम पे वो क्या हुआ, इरैशनल और इंपल्सिव परचेस। आपको उसका सही क्या इस्तेमाल है, गलत क्या इस्तेमाल है, आपको कुछ नहीं पता, बट जब आप जिद पकड़ लेते हो ना कि नहीं ये चीज चाहिए, और मना कैसे कर लिया, विदाउट नोइंग द बेनिफिट्स ऑफ इट। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आप जिद कर लेते हो तो फिर आप खरीद लेते हो, फिर उसका कोई सवाल ही नहीं है। सही है एकदम, यस सर, ऐसी बात है, इरैशनल और इंपल्सिव परचेस। क्लियर एकदम बात, यस सर। उसके बाद अब हम यहां से आते हैं EFG, एंड आई बिलीव दिस इज द लास्ट पॉइंट, बोलो ना कुछ, जो है गिफन गुड्स। मजा आ रहा है, इजी लग रहा है चैप्टर आपको, है ना। सो बात हो रही है अब किसके बारे में दोस्तों, गिफन गुड्स के बारे में। किसकी बात हो रही है सर, गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स जो है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन। ये कौन है, कहां से मालूम है आपको, ही इज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। सो भाई ये स्कॉटलैंड का आदमी है, ये सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन स्कॉटलैंड का आदमी है भाई। एक दिन ऐसे ही लंदन घूमने गया वो, मजे में एकदम, मतलब वेकेशन पे। तो उस समय पे क्या हुआ, अंग्रेज के जो नौकर थे, वर्कर्स थे, उनको काम करते हुए देख रहा था, बोले अच्छा ऐसे काम कर रही है वो। फिर उनका लंच ब्रेक हो गया, फिर वो रोज उनको है ना, इकोनॉमिस्ट था, स्टैटिस्टिशियन था, ऑब्जर्वेशन के ऊपर उनका काम चलता, ऑब्जर्व करते मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से थ्योरीज बनाते वो लोग। ये इकोनॉमिस्ट, ये लॉ ऑफ डिमांड बना भी कैसा, ऑब्जर्व करके बनाना, कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा हो रही, प्राइस ज्यादा हो रही तो डिमांड कम हो रही। ये सब क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व करके करा ये सब। ये भाई साहब इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, ऑब्जर्व कर रहे थे भाई। तो अंग्रेज के नौकरों को ऑब्जर्व कर रहे थे, कैसे ये लोग क्या खरीदते, कैसे कब खरीदते, क्या हो रहा। तो क्या हुआ, इन भाई साहब ने कुछ एक बहुत ही बढ़िया भयंकर ऑब्जर्वेशन करा। वो क्या देखा, जब प्राइस ज्यादा हो रही थी इंफीरियर गुड्स की, किसकी,
इंफीरियर गुड्स की, जब प्राइस ज्यादा हो रही थी तो डिमांड ये लोग क्या कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, बराबर। जब प्राइस कम हो रही थी तो डिमांड ऑलमोस्ट सेम थी या डिमांड कम कर रहे थे। ये रॉबर्ट शॉक हो गया, बोले क्या एड़े लोग हैं, इंफीरियर गुड्स है, प्राइस अगर ज्यादा हो रही है तो क्या कर रहे हैं ये लोग, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। प्राइस कम हो रही तो ये लोग डिमांड कम कर रहे हैं। गिफन शॉक हो गया, फिर गिफन से रहा नहीं गया, वो गया उन अंग्रेज नौकरों के पास, ब्रिटिश वर्कर्स के पास गया और वो बोले देखो वर्कर्स, आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं क्या। वर्कर्स बोले पूछिए पूछिए। तो वो रॉबर्ट पूछा उनसे कि देखो बुरा मत मानना, बट आप ये ऐसे येड़े के जैसे क्यों कर रहे हैं, आप ये प्राइस बढ़ रही तो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स का, प्राइस कम हो रही तो आप उतनी डिमांड कर रहे हैं या कम डिमांड कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चालू क्या है आपका। तो वो ब्रिटिश वर्कर्स बोले रॉबर्ट तू इधर आ, बैठ, मतलब बैठा, मतलब हाँ मारोगे नहीं नहीं नहीं, बैठ बैठ, तू बैठ आराम से बैठ। ओ तू बैठा ना, अभी सुन अच्छे से ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझाते हम तेरे को। अब ये इंग्लिश वर्कर्स दे आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड, रॉबर्ट गिफिन को समझा रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हो लोग। तो वो क्या बोले, देख भाई रॉबर्ट बात सिंपल है, जब इसकी प्राइस कम होती ना इंफीरियर गुड्स की, बराबर, हम क्या कर सकते हैं सेम अमाउंट में, सेम क्या बोलते हैं, इन लेस प्राइस वी कैन बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स। बोलो यस, क्योंकि उसका प्राइस क्या हुआ दोस्तों, कम हुआ ना। सो कम प्राइस में उतना ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं। वो बोलते हैं साहब हम इंफीरियर गुड्स का सेवन बहुत टाइम से कर रहे हैं, आज कब जाके उन इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम हुआ है, तो कम दाम में हम उतनी ही चीजें खरीद पा रहे हो इंफीरियर गुड्स की। और भाई आज हमारे पास बैलेंस पैसा बचा है, भाई हम भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, हम भी सुपीरियर गुड्स का स्वाद लेना चाहते हैं, हम भी सुपीरियर गुड्स को एंजॉय करना चाहते हैं। अरे बहुत इंफीरियर गुड्स, बहुत टाइम तक इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन किया बे, कभी हमें भी तो मौका मिले कि हम सुपीरियर गुड्स का स्वाद चखे। बोलो यस और नो। तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई बैलेंस अमाउंट से, बैलेंस से क्या करते हैं वो, बाय सुपीरियर गुड्स। तो इसके लिए वो बोलते हैं रॉबर्ट कहानी सिंपल है भाई, कि अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है तो हम क्या करते हैं उतने ही, मतलब उतने ही गुड्स हम लोग कम पैसे में खरीद लेते हैं और हमारे पास पैसा बचता है। तो भाई क्यों ना जो बचे हुए पैसे हैं वो हम लोग सुपीरियर गुड्स को खरीदने में इस्तेमाल करें, और ज्यादा इंफीरियर गुड्स खरीद के क्या करेंगे हम लोग, कभी तो सर सुपीरियर गुड्स का स्वाद चखने का मजा आना चाहिए कि नहीं। अरे बोलो भाई यस सर। रॉबर्ट बोला बात तो सही है, बट फिर रॉबर्ट बोला फिर मेरे को यह नहीं समझा, प्राइस बढ़ गई फिर इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्यों ज्यादा कर रहे तुम। तो वो क्या बोलते हैं वर्कर्स, उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, इवन इफ प्राइस ऑफ inferior goods rise, they are still cheaper than superior goods। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि उन गुड्स को खरीदना ही पड़ेगा। नहीं समझे आप, देखो ये इंफीरियर गुड्स है और ये सुपीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स की कीमतें बढ़ गई, बट हमेशा रहेगी तो सुपीरियर की नीचे ही ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुपीरियर गुड्स इधर और इंफीरियर गुड्स इधर, बट इंफीरियर गुड्स की प्राइस इतनी ज्यादा है और सुपीरियर गुड्स सस्ते में मिलेंगे, ऐसा सेंस बनता क्या कोई नहीं। तो भाई बात एकदम आसान है,
वो बोलते हैं देख भाई रॉबर्ट, क्या विषय है ना यहाँ पे कि भले ही इंफीरियर गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल इट इज चीपर देन सुपीरियर गुड्स। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमको अभी अपना पेट भरने के लिए ज्यादा मात्रा में इंफीरियर गुड्स को खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा जो गुड्स है। फिर रॉबर्ट बोला बेस्ट है। रॉबर्ट घर पे आया, मस्त फटाफट इसको नोट डाउन किया, बोला दीज गुड्स, आज से बोलेंगे इसको गिफिन गुड्स। समझा क्या बात को? खत्म हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट व्हाट वी से इज द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कोई क्वेरी डिफिकल्टी यहां पे? नो सर, एकदम आसान है, बेस्ट है। सो ये सारी बातें हमने पढ़ी दोस्तों। कौन सी बातें हो गई ये? बोलो ना कुछ। लॉ ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और ये पूरी लिस्ट हमने पढ़ी। क्लियर है? अब लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड और कुछ टॉपिक नहीं बचता। लॉ ऑफ डिमांड यहां पे कंप्लीट हो गया अपना, एक साथ एक जगह पे। क्लियर है? कल मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? वी विल टॉक अबाउट एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, and we'll start about with the most important topic, that is price, that is elasticity of demand. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्सेप्ट है। इलास्टिसिटी टॉपिक खत्म हो जाएगा जैसे अपना, तो अपना 80% डिमांड चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद सिर्फ बचेगा वो है डिमांड फोरकास्टिंग। इजी है? सो बाय मंडे ट्यूसडे वी विल कंप्लीट विथ व्हाट? डिमांड। फिर डिमांड होने के बाद 2-3 दिन में और अपना सप्लाई खत्म हो जाएगा, सॉरी यूटिलिटी खत्म हो जाएगा, एंड सप्लाई तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इट इज सेम एज व्हाट? डिमांड। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय नेक्स्ट वीक, दैट इज द कमिंग वीक, विल कंप्लीट विथ आवर सिलेबस। सही है एकदम? यस सर, परफेक्ट है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। इस सैटरडे आपकी टेस्ट होगी फुल सिलेबस पे, जिसमें डिमांड का जितना भी हो गया वो, और मतलब पूरा ही सिलेबस है, 100 मार्क्स जो भी है वो करेक्ट है। तो 4th और फिर एक लास्ट टेस्ट भी आपकी होगी जो अगले संडे को होगी। क्लियर है एकदम? यस सर। सो दिस सैटरडे यू हैव योर टेस्ट, लेक्चर भी होगा, टेस्ट भी होगा। हेलो? हाँ, लेक्चर भी और टेस्ट भी सब होएगा। हाँ, टाइम मैं अपडेट करूंगा वैसे, बट सैटरडे को होगी, उस हिसाब से आप पढ़ाई करना। सैटरडे को अगर आपको टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी हो गए आप, तो संडे को ले लूंगा, बट टेस्ट होगी आपकी, पढ़ना आपको जरूरी है। सैटरडे को ही होगा, अगर नहीं हुआ तो संडे को होगा, बट सैटरडे या संडे के बीच में आपकी टेस्ट होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय 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 बाय।